नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज हूँ और आज की इस वीडियो में हम जानना शुरू कर चुके हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर असल में क्या है कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर साइड और दूसरी होती है सॉफ्टवेयर साइड। हार्डवेयर उसके उन फिजिकल पार्ट्स को डिनोट करता है जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मौसम का प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि ऐसे फाइल्स, ऐसे कोड होते हैं जो उन हार्डवेयर को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर उनको कंट्रोल करते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पर अगर बात करें तो एक कंप्यूटर सिस्टम अनेक इकाइयों का समूह होता है, जो कि आपको बताया, जो एक या एक से अधिक जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर प्रयोगशाला का सिस्टम है तो उसका कुछ अलग काम होगा, और अगर बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तब अलग काम होगा। तो मुझे जिस जिस टाइप का काम करना है उस टाइप का मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए हो गया, क्योंकि मैं हार्डवेयर को उसी अकॉर्डिंग काम करवाऊँगा जो कि मेरी फील्ड का काम है, उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले भी दी थी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर असल में क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश अर्थात प्रोग्राम की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और आगे क्या लिखा है? कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कंप्यूटर हार्डवेयर है और आप यूज़र हैं। तो यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर को मीडिएटर के तौर पर रखा जाता है, ताकि आप जो काम है, जो कमांड है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हो? दे सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? हार्डवेयर काम करता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम के जो समूह, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखे जाते हैं, कोड मतलब प्रोग्रामिंग भाषा में, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार देख लेते हैं, असल में सॉफ्टवेयर के प्रकार होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार आप देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हमारे पास हम कोई भी नया फ़ोन या कंप्यूटर अगर लेके आए हैं तो उसमें पहले से जो इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें जो एंड्रॉयड है वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल कंपनी ऑन करती है, वो बनाती है। अगर आपके पास एप्पल का कोई डिवाइस है तो उसमें iOS होगा। अगर वहीं आपके पास कोई कंप्यूटर है तो उसमें विंडोज़ इंस्टॉल किया हुआ आएगा। विंडोज़ के अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिन्हें लिनक्स हो गया, मैक हो गया। मैक एप्पल का ही एक प्रोडक्ट है, मैकिन्टोश बोलते हैं। उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेज हैं जिनके अंदर अपने बहुत सारे सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं। लिनक्स के काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, जिसमें काले लिनक्स, उबंटू, लुबंटू, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम जानते होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को जब निर्माण किया गया था उसी समय उसमें डाले गए थे, तो उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो काम क्या करते हैं? देखिए, इसमें आपके पास एक डायग्राम बना होगा, हो सकता है आपको विजिबल ना हो। तो कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, जैसे सिस्टम का मैनेजमेंट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, और उसके अलावा उसका काम क्या है? डिस्क डिफ्रेगमेंट करना है। उसके अलावा बैकअप की यूटिलिटीज़ हैं वो सारी उसके अंतर्गत आते हैं। एंटीवायरस है उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में क्या है? हम कहते हैं कि विंडोज़, तो विंडोज़ क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसे कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, इस शब्द को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ये पूरा लिखा गया है, जैसे जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चाहिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो टाइप था वो क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपसे पहले भी कहा था कि बैंकिंग सेक्टर में अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, अगर अकाउंटिंग का कुछ और देखें तो उसमें अलग होंगे। अगर डिज़ाइनर है तो वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर उसमें डालेगा, अगर एजुकेटर है तो वो अपने हिसाब से डालेगा। मतलब जिस तरह का काम हमारा होगा उसी तरह के सॉफ्टवेयर हम रखेंगे। जैसे मुझे मेरे फ़ोन में अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए मैं बहुत सारे एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है तो मैं इंस्टाग्राम या फिर उस तरह के एप्लीकेशन यूज़ करूँगा।
अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे हमारे काम होंगे उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे। तो उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं। किसके ऊपर किए जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। उनका देखो मेनली सामान्य उद्देश्य क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, या फिर इमेज एडिटर हो गया। तो ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। और उसके अलावा इनका जो यूज़ है वो क्या है? रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर वगैरह। तो ये हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे काम होंगे, अगर मुझे कोई लेटर टाइप करना है पीसी में तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा। अगर मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पीपीटी तैयार करनी है, तो मैं पावर पॉइंट का यूज़ करूँगा। अगर मुझे बहुत सारा रिकॉर्ड रखना है एक जगह, तो एक्सेल का यूज़ कर सकता हूँ। उसी अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से अगर मुझे इंटरनेट सर्फ करना है तो मैं क्या करूँगा? वेब ब्राउज़र का यूज़ करूँगा। तो इसी जो कैटेगरी को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि हम बाद में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को सीधे संपर्क नहीं बना सकते, इसलिए क्या किया जाता है? बीच में एक सॉफ्टवेयर रखा जाता है, जो आपको मैंने बता दी। ये पीडीएफ वैसे आपको इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों काम आता है? प्रबंधन के लिए आता है मेनली, है ना। यहाँ लिखा हुआ है प्रबंधन के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स भी बोलते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज़, सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है? कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हमें क्लीनअप चाहिए। काफ़ी समय बाद जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डमी फाइल्स आ जाते हैं जिनको हमें दूर करने की आवश्यकता रहती है। अब समय के साथ अगर हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या है? कंप्यूटर सिस्टम अपने आप से ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को फैच करता है और उन्हें क्लीन करने का काम करता है। अगला जो आपके पास लिखा गया है, जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसमें बहुत सारे टाइप आपके सामने होंगे। एमएस डोस हो गया, विंडोज़ एक्सपी 2000 और विंडोज़ 98, यूनिक्स, लिनक्स, बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। और आज के समय में सबसे पॉपुलर जो सिस्टम है वो लिनक्स के बहुत सारे वेरिएंट है, जो काफ़ी यूज़फुल हैं, फ्री टू यूज़ है, ओपन सोर्स भी होते हैं, बहुत सारे कंपनी ओन्ड भी होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंपनी ओन्ड है, जैसे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, मैक है जो एप्पल कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, और ओपन सोर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का एकाधिकार नहीं है, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोग मिलकर उसे उसका निर्माण करते हैं, तो उन्हें ओपन सोर्स कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की काम असल में क्या है, ये चीज़ देखने वाली है। बाकी चीज़ें हम मिस करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसे देखना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम असल में क्या करता है? कंप्यूटर और उसके जो यूज़र है उसके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है ना, संवाद के लिए एक मीडियम देता है, जिससे हम क्या कर सकें? हार्डवेयर को एक्सेस कर सकें। अब आगे क्या? कंप्यूटर के सभी उपकरण को नियंत्रित करने के लिए और उससे जो काम लेना है। अब हमें कैसे पता चला कि मुझे कुछ पेज प्रिंट करने हैं और मुझे पेज रैंडम भी करने हैं, आगे पीछे पेज निकालने हैं, तो उसका हम डायरेक्ट प्रिंटर से काम नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या कर सकता है, उन्हें यूज़ करने के लिए हमें आवश्यकता हो। अब आगे क्या है कि आपके पास उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रोग्राम की पालना करना, हम जो कमांड देते हैं उसके क्या करता है? कंडीशन पूरी करता है। सभी प्रोग्राम के लिए आवश्यक संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर, उसे मैनेज करना। अब कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं, बहुत सारे कमांड्स चलते हैं, उनको सही टाइम दे पाना, क्योंकि हम नॉर्मल यूज़र हैं, हमें नहीं पता कि किस प्रोसेस के लिए कितना टाइम चाहिए। उसका जो मैनेजमेंट है, कब संसाधन देने हैं, कब उनसे वापस लेने हैं, क्योंकि मेमोरी ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड है। तो बहुत सारी प्रोसेस हैं जो बहुत सारी मेमोरी का यूज़ कर सकती हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस कब कितनी मेमोरी ले रहा है। तो ये मैनुअल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो ये काम हमारे लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कर देता है। अब क्या है कि ऊपर बताए गए कार्यों को सहायक या दूसरे छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए उसकी जो मैनेजमेंट है ना, कौन से को कितना टाइम देना है, या फिर कब कौन सी प्रोसेस को ओपन करना है, कब कौन सी प्रोसेस को किल करना है, तो वो सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से मैनेज करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे से, जो क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइस की पहचान करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमने हमारे सिस्टम में पेन ड्राइव इंसर्ट कर दी, तो सिस्टम को पता रहेगा कि ये किस प्रकार की डिवाइस है और उसके साथ क्या करना है। ड्राइवर को ओपन करना है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें अपने
ट्राई कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड अटैच किया तो कीबोर्ड की एक स्पेसिफिकेशन होगी कि उसके कौन से बटन से कौन सा काम होगा, तो वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो पहचान करते हैं कि इस डिवाइस से किस तरह का काम लिया जा सकता है। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं कि कंप्यूटर को जो रख रखाव है ना उसके लिए, जैसे हमारे पास डीफ्रेगमेंट होते हैं, हमारे पास कंप्रेशन के लिए बहुत सारे ऐसे होते हैं, बैकअप यूटिलिटीज़ होती हैं, बाई एनी चांस हमसे कुछ कोई फाइल डिलीट होगी तो बैकअप उसका रहता है, डिस्क को क्लीन करना होता है समय समय पर। उसके अलावा एंटीवायरस जैसी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। एंटीवायरस या फिर ऐसे प्रोग्राम जिनको जो कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हमें मिल जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ा देखा, इसमें हमारे काम की चीज़ें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें बाद में इंस्टॉल करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, कॉरलड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप आदि, ये सारी चीज़ें क्या है हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर तो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर बहुत सारे जिनको हम देख सकते हैं, पेंट है, MS पावर पॉइंट है, तो जो हम सामान्य उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं, तो इनके बारे में डिटेल से लिखा गया जो कि हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे एक्सेस जैसी चीज़ें हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। बैकअप या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, MS पब्लिशर जिसका मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है, उसका प्रयोग करते हैं किसी प्रिंटेबल फाइल को बनाने के लिए। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर फ़ोटो एडिट करना है, फ़ोटो क्रिएट करना है, चेंज करना है, कोलाज बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस प्रकार के सॉफ्टवेयरों के अंदर हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन होते हैं जिनमें वीडियोज़ इमेज देखनी है, एनिमेशन वगैरह आपने क्रिएट करने, तो वो सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर हम PPT अगर तैयार कर रहे हैं तो उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। विशिष्ट अगर हमें स्पेशल किसी एक टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए जो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो उसे स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है, परचेजिंग सिस्टम है, वो सारे क्या हैं, पेरोल मैनेजमेंट है। जैसे एक बड़ी कंपनी है जिसे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो उनका मैनेजमेंट करना है, होटल मैनेजमेंट है, और रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ है अगर टिकट बुक करें तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें हम रिजर्वेशन सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनरेट, ये क्योंकि स्पेशल काम के लिए उसी काम को करने के लिए बनाए गए होते हैं, तो उनको स्पेसिफिक या विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कहते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे टैली, बिजी मार्क जैसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। बिलिंग सिस्टम, तो हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं स्टोर होते हैं, बहुत सारे मॉल होते हैं जिनके अंदर हम बिलिंग करवाते हैं, तो हमें एक स्लिप जनरेट करके दे दी जाती है, और सारा कुछ काम है जो ऑटोमेटिक रहता है। उसमें इन्वेंट्री भी मेंटेन रहती है कि कौन सा सामान कितना बिक गया है, कौन सा कितना बाकी है, या किस पर कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें एक सिस्टम के द्वारा मेंटेन की जाती है जिनके स्पेसिफिक काम होते हैं, तो उसे स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेजरली अंतर क्या है, तो आप देख लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर होना ना, कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वो एक डेड मशीन है, उसमें हम कुछ भी नहीं करवा सकते। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आते हैं कि अगर हमें स्पेशल टाइप का अगर कोई काम करना है तब हमें आवश्यकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमने इंस्टॉल कर रखा है तो हमारा कंप्यूटर चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन उसमें हम जिस प्रकार के स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं उनको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जटिल होता है ना, उसको विकसित करना, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व हुई हैं उसमें, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, कस्टमाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एप्लीकेशन वाले को हम काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब आती है प्रोग्रामिंग भाषाएं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं कि जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके बारे में हमने बात की, तो उनको क्रिएट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। अब लैंग्वेज जैसे कि है कि हम हिंदी और इंग्लिश जैसे भाषाओं को प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए एक ऐसी भाषा चाहिए जो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ सके और हमारी भी समझ सके। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, जिसमें 0 और 1 डिजिट होते हैं, उन्हीं को समझता है। तो हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए 0-1 सीखना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हमने बहुत सारी भाषाएं डेवलप की। तो इसमें देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है तथा हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाएं लिखे प्रोग्राम को नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं, जो कि हमें बताया। इन भाषाओं की अपनी एक व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं।
आजकल ऐसी सैकड़ों भाषाएं प्रचलन में हैं और ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच में संपर्क या संवाद बनाती है। प्रोग्रामर कौन होता है? जो उन कोड को लिखता है। इस तरह की प्रोग्रामिंग भाषा पर काम करने वाले को व्यक्ति को प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है। अब बहुत सारी ऐसे भाषाएं हैं, ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच में संपर्क बनाती हैं। कंप्यूटर उनके माध्यम से दिए गए निर्देशों को समझकर उस पर कार्य करता है। ठीक है। ये निर्देश है, उनको अपने क्या बोलते हैं? कमांड बोलते हैं या फिर प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। जो क्या है? पर्टिकुलर टाइप के काम को करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं 3 प्रकार की हो सकती हैं मेनली। निम्न स्तरीय, जिनको अपने लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मीडियम स्तरीय, जो मीडियम लेवल लैंग्वेज होती हैं। और उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो इनको देख लेते हैं। निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं जो पर्टिकुलर कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे उसके कोड है ना, वो थोड़े से जटिल होते हैं। 0 1 पे काम करती हो, असेंबली भाषा है, तो वो कौन से? डायरेक्ट कमांड एक्टिव कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं मशीन को। जैसे 0 1 है तो अगर कोई स्विच ऑफ है तो उसे अपने 0 से डिनोट करेंगे, अगर स्विच ऑन है तो हमें 1 से डिनोट करेंगे। तो डायरेक्ट उस पर मशीन पर काम करते हैं। मशीनी भाषाएं जैसे 0 1 से डिनोट करते हैं, बाइनरी भाषा बोलते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इसमें त्रुटियों का पता लगाना और उनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। असेंबली भाषा थोड़ी सी इवॉल्व हुई, उसमें एक स्पेसिफिक कमांड को एक वर्ड से डिनोट कर दिया, उनका ग्रुप बन गया। जैसे ऐड करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक हमने कोड तैयार कर रखा है पहले से। मध्यम स्तरीय भाषाएं ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा सीखना आसान है, उसके अंदर चेंज करना आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुश्किल है। और वो क्या है? थोड़ी सी फास्ट हैं। वो मशीनी भाषा के साथ बड़ी ही इंटरेक्टिव तरीके से काम करती हैं। जैसे सी लैंग्वेज है, ये क्या करती है? ब्रिज का काम करती है कि हमें और मशीन को दोनों को उस चीज़ के बारे में समझ आ जाए। तो सी लैंग्वेज ऐसी भाषा है जिसको मध्यम स्तरीय भाषा कह सकते हैं। ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होती है? जो कि थोड़ी सी आसान हो गई है ना, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर आ गई, जिसमें हम सामान्य जो इंग्लिश की जैसी चीज़ें कहते हैं कि हम कमांड देते हैं कि डू दिस, डू दैट, डोंट डू दिस, ऐसी चीज़ें उसी तरह के एक लैंग्वेज डेवलप कर दी गई है टाइम के साथ, क्योंकि हमें चीज़ें आसान करनी है। तो उन्हें उच्च स्तरीय भाषाएं कहते हैं। और उसमें क्या है कि एक मशीनी भाषा को जो हमने जो कोड लिखा है उसे मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, स्पेसिफिक कोड होता है, जो क्या करता है? दोनों का संवाद करता है। जिससे हमें इंग्लिश नहीं आती और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे चाइनीज़ नहीं आती, तो उन दोनों के बीच में संवाद करना है। जैसे इंग्लिश और चाइनीज़ के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो द्विभाषा रखते हैं अपने। तो इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर है वो क्या है? द्विभाषी की तरह प्रयोग में आता है। ठीक है। अनुवाद करना। अब अगला जो स्लाइड उस पर हम देखते हैं लिंकर। लिंकर क्या है? असल में भाषाओं को लिखे हुए मशीनी भाषा को जो अनुवाद किया हमने, तो उसे एक चीज़ के साथ लिंक करना, जोड़ना, है ना। जैसे आप पूरा पढ़ के देखिए, जब वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो चीज़ें हमने क्या क्या ट्रांसलेट किए उसे असल में कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे कैसे दिखाना है। जैसे हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन का जो गूगल ट्रांसलेट एक सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग करके हम चीज़ें ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन हमने एक एक शब्द ट्रांसलेट किए, तो उन्हें कब कौन सा शब्द कहाँ बोलना है उससे समझने के लिए हमें लिंकर का प्रयोग करना पड़ता है। लोडर क्या होते हैं? लोडर एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करते हैं। असल में हमने फाइलों पर ही काम चल रहा है, तो जो लिंकर है वो तो लिंक बनाएगा कि ये फाइल इसके साथ अटैच होगी। अब उसे मेमोरी में लेके आना है ताकि हम उसे समझ सकें या कंप्यूटर उसे समझ सके, उसके लिए लोडर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसे फाइलें, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हम देख सकते हैं कि कब कब डेवलप की और किस किस काम के लिए डेवलप किया गया। फोर्टन है जो 1957 के आसपास बनाई गई थी, जिसके एक बेल प्रयोगशाला के अंदर से बनाया गया था। गणित के जो फॉर्मूलाज हैं, मैथ के फॉर्मूलाज, उनको समझने के लिए, उनको आसानी से करने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्टन का प्रयोग करते हैं, जो एक वैज्ञानिक भाषा है। ये कंपाइल्ड प्रकार की है। एल्गोल एक भाषा है जिसका यूज़ वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया गया था। LISP, लिस्प, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो सबसे पहले 1958 में एक भाषा बनाई गई थी जिसका नाम था लिस्प। और कोबॉल है, बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। बेसिक जो बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये ऐसी लैंग्वेज थी जिसने कंप्यूटर को थोड़ा सा सामान्य नागरिकों के लिए खोला था।
ये इंटरप्रेटेड प्रकार की लैंग्वेज है। उसके अलावा पास्कल है, सी है, C++ है, जावा है, और आजकल हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, रूबी है, आर है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो प्रोग्रामिंग भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो क्या करती हैं, हमारे काम को आसान करने के लिए प्रयोग में लाई जाते हैं। वैसे इसके हिसाब से जो जावा है आज भी पॉपुलर है। सी लैंग्वेज असल में इसका प्रयोग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे बनाने के लिए किया जाता है, कंपाइलर्स को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भाषा अनुवादक क्या है? ट्रांसलेटर, जो एक भाषा के अंदर जो कोड लिखे गए हैं उसे दूसरी भाषा में चेंज करना है अपने को, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिसे अपने क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनरी भाषा के लिए मशीनरी भाषा में करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं। अब क्या, क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा समझता है और हम क्या समझते हैं, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे समझते हैं, तो उनको चेंज करना होता है। अब इसके मेनली क्या है, 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उसके टाइप हैं, पहले तो असेंबलर असेंबली भाषा में प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर कौन सा होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज और मीडियम लेवल लैंग्वेज है उसके जो ट्रांसलेटर है उनको अपने क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड के साथ क्या कर सकते हैं, मशीनी भाषा के अंदर चेंज करते हैं। पहले उसके एक अलग फाइल बनेगी और उसके बाद में लिंकर और लोडर का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसे मशीनी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया, इफ़ PER ग्रेटर देन इक्वल 30 और रिजल्ट क्या आना चाहिए, P, एल्स रिजल्ट आना चाहिए F। अगर आपके जो मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, वो 33 से कम है तो फेल में आएगा, F में आएगा। अगर 33 से ज़्यादा है तो क्या आएगा, पास में आएगा, P में आएगा। तो उसका जो कोड है वो इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। अब भाषा अनुवादक क्या करता है, उस चीज़ को मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये भी जानना अपने, विजुअल बेसिक और इंटरप्रेटेड जो भाषा है, विजुअल बेसिक क्या है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है, तो वो क्या इंटरप्रेटेड एक लैंग्वेज है। फर्मवेयर क्या होता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन, कॉम्बिनेशन होता है जो दोनों को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे रोम है, PROM है, EROM है, ये फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को जब डेवलप किया गया था उस समय उसमें चीज़ें डाली गई थी, उनको बोलते हैं फर्मवेयर, जिनको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। फ्रीवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोई क्या होता है, एक मालिकाना हक नहीं होता, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, फ्रीवेयर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कंपनी अधिकांश कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बिना किसी शुल्क के फ्री में अगर उपलब्ध करवाएं तो उनको क्या कर सकते हैं, हमने फ्रीवेयर बोलते हैं। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग है, गूगल टूल बार है, तो ये सारी चीज़ें क्या फ्रीवेयर के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से शूडो कोड क्या होते हैं, ऐसी प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है लेकिन उसके समझने के लिए एक तरीका है, शूडो कोड बोलते हैं। दूसरी शब्दों में शूडो कोड किसी प्रोग्रामिंग की रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है ना, उस शूडो कोड बोलते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके नियम होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाए। जैसे आपने देखा इसके एक सिंटैक्स है, जैसे इफ़ पर परसेंटेज जो भी है ये वेरिएबल है और उसे कैसे लिखा जाए, तो इफ़ के बाद में एल्स आएगा, एल्स में कौन से रिजल्ट आएंगे, प्रोग्राम को ख़त्म करना है तो एंड लिखा जाना चाहिए। तो ये नियम होते हैं, नियमों के अंतर्गत हमने चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लूपिंग क्या होती है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाना है। अगर हम ऐसा कोई कोड है जो रिफ्रेश करवाने के लिए हो या फिर ऐसी चीज़ें जो रिपीट करवाने के लिए हो काम को, है ना, लाइन्स रिपीट करनी है, तो हम ऐसा एक कोड लिखेंगे जो लूप के अंतर्गत आता हो। तो लूप में जो भी कोड लिखा जाएगा कंडीशन के हिसाब से, अगर कंडीशन बार बार ट्रू होती है तो वो लूप चलता जाएगा, अगर जहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो वहाँ लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लूपिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सभी प्रबंधनों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंतर्गत आता है। जैसे एडोबी जैसे सॉफ्टवेयर है वो क्या लाइसेंसिंग फ़ीस हमसे चार्ज करते हैं, अगर हम वो सॉफ्टवेयर प्रयोग करेंगे तो हमें उसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये था आज का एक वीडियो जिसमें मैंने जल्दी से ट्राई किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मेरी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ाकर तेज़ी से बोला है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखे होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और आगे किस टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में आप हमें बताइए। धन्यवाद।